अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमती दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है और यह सिलसिला गुज़श्ता 3 माह से जारी है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 168 रुपए 94 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 169 रुपए 80 पैसे हो गई थी। आज भी पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी देखी गई और इंटरबैंक में $1 170 रुपए 30 पैसे की सतह पर आ गया है, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। सवाल यह है कि डॉलर महंगा होने की बात आखिर है क्या? डॉलर महंगा होने के नुकसानात क्या होंगे? क्या डॉलर की कदर में इजाफा मसनूई है? क्या हुकूमत डॉलर को काबू करने में कामयाब हो पाएगी? हुकूमत गुज़श्ता 5 माह से मुसलसल डॉलर की उड़ान को काबू पाने में नाकामी का सामना क्यों कर रही है? इन सवालात का जवाब आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माजी में जब भी नून लीग की हुकूमत डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम करने की कोशिश करती थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्जाम लगाया जाता था कि इसहाक डार मसनूई तरीके से रुपए की कदर को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से किस तरह इसहाक डार को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दुनिया इस बात को मानती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि 4 साल जो पॉलिसी इसहाक डार साहब ने चलाई, मिफ्ताह भाई को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उन्होंने डारनॉमिक्स चेंज कर दी। जो इसहाक डार साहब स्टेट बैंक से उधार ले लेके डॉलर और रुपये की आर्टिफिशियल मेंटेनेंस करते थे। 4 साल जब आप मसनूई तौर पे अपने एक तो खसारों को बढ़ाई जाएंगे और दूसरी तौर पे मसनूई तौर पे अपने एक्सचेंज रेट को ऊपर ओवरवैल्यूड रखेंगे, तो ये एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि एक साल ऐसा आएगा कि करेक्शंस आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। माजी में जब डॉलर को काबू करने की कोशिश की जाती थी तो हुकूमती वज़रा ये कहते थे कि असल में एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर काबू करने की कोशिश की जा रही है और सेंट्रल बैंक से यानी मरकजी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे लेकर पंप किए जा रहे हैं सिस्टम में। तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि डॉलर को मसनूई तरीके से काबू करने की बजाय मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि करेंसी की कदर क्या होगी। मगर अब डॉलर को काबू करने के लिए मरकजी बैंक की जानिब से 3 माह के दौरान इंटरबैंक मार्केट में $1.2 अरब दाखिल किए गए हैं, यानी सिस्टम के अंदर बैरूनी मुदाखलत हो रही है। बाहर से पैसे पंप किए जा रहे हैं। रुपए की तारीखी बेकदरी जाहिर करती है कि माशी नकाइस को दूर किए बगैर तोसी पॉलिसियों की कीमत चुकाना पड़ती है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सचेंज मार्केट में $1.2 अरब इंजेक्ट करने का कदम स्टेट बैंक, IMF और वजारत खजाना तीनों की बयान करदा पॉलिसियों के बरखिलाफ है, क्योंकि तीनों माजी में उनकी स्टेटेड पोजीशन रही है कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये रुपया पंप नहीं होना चाहिए। जून के वक्त से रवा माह के पहले हफ्ते तक मरकजी बैंक ने अपने ज़खायर में से $1.2 अरब मार्केट में दाखिल किए हैं। एक ही दिन में सबसे ज्यादा $10 करोड़ जुलाई में और फिर एक दिन में $8.5 करोड़ अगस्त में मार्केट को दिए गए। स्टेट बैंक की जानिब से मार्केट में डॉलर फराहम करने के अमल की वजारत खजाना और खुद मरकजी बैंक ने भी तरदीद नहीं की है। अखबार के मुताबिक वजारत खजाना का दावा है कि एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है और फाइनेंस डिवीजन इसमें मुदाखलत नहीं करता। स्टेट बैंक की जानिब से मार्केट में $1.2 अरब फराहम करने के बावजूद रुपया 170.30 रुपए की तारीखी सतह पर गिर गया है। रुपए के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशें एक बार फिर नाकाम दिखाई दे रही हैं। हुकूमत की जानिब से $1.2 अरब मार्केट में इंजेक्ट करने की तस्दीक भी कर दी गई है। हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रवा बरस जनवरी में दावा किया था कि मौजूदा हुकूमत डॉलर्स मार्केट में नहीं फेंक रही, लेकिन अब बिल्कुल उसके बरखिलाफ। इमरान खान साहब ने इससे मुताल्लिक क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। यह हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे क्या हुआ है, रुपया आज मार्केट रेट पे है। हम डॉलर नहीं फेंक रहे हैं मार्केट में रुपए को रोकने के लिए गिरने से, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट यानी ये 17 साल के बाद हमारा पॉजिटिव है, ज्यादा डॉलर अंदर आ रहे हैं, इसलिए रुपया स्टेबल है। आज ना तो करंट अकाउंट डेफिसिट से मुताल्लिक हौसला अफजा खबरें हैं, ना ही ट्रेड डेफिसिट से मुताल्लिक कोई अच्छी खबरें आ रही हैं और मार्केट में डॉलर्स भी फेंके जा रहे हैं ताकि मसनूई तौर पर एक्सचेंज रेट को काबू किया जा सके, इसको स्टेबल करने की कोशिश की जाए। डॉलर जो स्काई रॉकेटिंग है इस वक्त, जिसकी ऊंची उड़ान है, इसकी परवाज को रोका जा सके, लेकिन सब तदबीरें बेसूद दिखाई दे रही है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मईशत के साथ रुपए की कदर भी तनज़ुली का शिकार है, जो कि हुकूमती दावों के बरक्स और आवाम के लिए तशवीशनाक है। हुकूमती दावों के बरक्स मई से अब तक डॉलर 17 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। मई से अब तक डॉलर 11.5% महंगा हुआ है। रुपए की कदर गिरने से न सिर्फ मईशत पर मनफी असर पड़ेगा, बल्कि गैर मुल्की कर्जों में भी हजारों अरब का इजाफा होगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और ये दावे माजी में पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट के अरकान आवाम को कहते रहते थे, करते रहते थे। वो क्या कहते थे, जब रुपया अंडर प्रेशर होता था, डॉलर बढ़ता था, तो उस पर जब ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब और उनके वज़रा, जो वज़रा हैं वो जब ऑपोजिशन में थे, तो वो क्या कहा करते थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है।
डिवैल्यूएशन का रुपया गिरा है तो आम आदमी के अगर उसका 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई है आपकी नाहिली की वजह से। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है, आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है, कौम गरीब हो गई है। ये सब बयानात हुकूमत में आने से पहले के हैं। हुकूमती इक़्तिदार में आने से कबल अवाम को डॉलर महंगा होने के नुकसानात बताए जाते थे, मगर जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो डॉलर महंगे होने के फ़वाइद अवाम को बताए गए कि कैसे डॉलर महंगा होने का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फ़ायदा हुआ है। हमें फ़ायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 3.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता, वो वहां से बैठ के कहते हैं कि जी ये तो बस कास्ट बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कास्ट कभी नहीं बढ़ी है, 3 अरब की बढ़ी है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से सेविंग होगी, हमें जेब से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब हैं। शायद मौसूफ इससे लाइल्म है कि डॉलर की कीमत में इजाफे से सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को होता है। एक्सटर्नल साइड पर भी प्रेशर बढ़ता है, मुल्की कर्जों में इजाफा हो जाता है, आम आदमी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उससे क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं ज़रा उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो एडिबल ऑयल है, वो बेशक वीट है, वो शुगर है, ये सब चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। यकीनन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉलर की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी जो मुकामी करेंसी है, रुपया है, वो अंडर प्रेशर हो जाता है। अब इससे मुताल्लिक आज सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास भी हुआ है, और इस इजलास में सेनेटर शहर रहमान ने डॉलर महंगा होने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है, और बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। स्टेट बैंक रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में डॉलर फेंक रहा है, ये अपने खदशात का इजहार किया गया है। शौकत तरीन वजीर खजाना है, तो डॉलर 153 रुपए का था, और आज डॉलर का रेट 170 रुपए तक जा पहुंचा है। इसी इजलास में डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है और कहा है कि तलब और रसद के फ़र्क की वजह से डॉलर के रेट में इजाफा हुआ है। अब ये सारी बातें हो रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दबाव को भी एक वजह करार दिया जा रहा है, और दबाव की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी है, ये कहा जा रहा है। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से कीमत बढ़ी है। सेनेटर मोहसिन अजीज की तजवीज़ पर डॉलर की कीमत से मुतालिक ब्रीफिंग कैमरा थी, और इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान मुल्की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अगर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखा जाए, डॉलर की कीमत को कम रखने के लिए मार्केट में मुदाखलत नहीं हो रही तो डॉलर मजीद महंगा हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक कई साल बाद डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग भी दोबारा शुरू हो गई है, और ब्लैक मार्केट में ओपन मार्केट के मुकाबले में 3 रुपए ऊपर डॉलर फरोख्त किया जा रहा है। ये ब्लैक मार्केटिंग की वजह से डॉलर मजीद महंगा फरोख्त हो रहा है। अफगानिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग की वजह से मकामी सतह पर डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है। इस वक्त डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से इंपोर्टर्स ने भी डॉलर की पेशगी बुकिंग कराना शुरू कर दी है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है जो मार्केट के अंदर इस वक्त फैली हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयर माहिर इक्तसादी अमूर शब्बर ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शब्बर ज़ैदी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, स्काई रॉकेटिंग है, इसकी बुनियादी तौर पर जो एक्सचेंज रेट इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है और शदीद इम्बैलेंस है इस वक्त, बुनियादी तौर पर आपको क्या वजह दिखाई देती है? कि दो वजह मुझे समझ आ रही हैं इस वक्त। एक वजह तो ये है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट है 2021 के 2022 में, मतलब जो हमारा साल खत्म होगा, तो वो अगर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा लगाएं तो वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर वो 5-6 बिलियन से आगे बढ़ा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन में लोग ये प्राइस चेंज हो रही है। दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ वो अभी रिसेंटली डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि आई वुड से कि एक साइलेंट टेंशन है बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान ऑन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान।
तो उस और हमारा जो ट्रेंच है आईएमएफ वाला, वो अभी अगले महीने आने वाला है। तो उसमें बेसिकली उस पे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं और उस बेसिस के ऊपर ये डॉलर का हो रहा है, बढ़ रहा है। ये दो वजूहात हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि ये दोनों मसले हल हो जाएंगे और जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं डॉलर में, उनकी तवक्कात गलत साबित। लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त जो सेंट्रल बैंक है उसकी तरफ से जो एक्सचेंज रेट से मुतालिक जो चीजें हो रही थी उसकी भी बुनियादी तौर पर वजह है कि हमारे सिस्टम से पैसे गए हैं? नहीं, देखिए बात ये कि अगर आप आज का अखबार पढ़ें, एक अखबार है उसने बताया कि उसने सेंट्रल बैंक ने इंटरफेयर किया है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली तो वो जो स्पेकुलेशन चल रही है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2022 के एंड में काफी ज्यादा हो जाएगा, उस बुनियाद की वजह पर ये सारा कुछ हो रहा है। मैं दूसरी बात जो कर रहा था वो आप उसको शायद उसको आपने, मैं वेस्टर्न बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो यूएस और पाकिस्तान के अंदर एक साइलेंट टेंशन है ऑन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान, वो हमें प्रॉब्लम डाल रही है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर शायद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन वो नहीं रहे हैं जो पास में थे, तो उसकी वजह से प्रेशर डॉलर पर आएगा। मेरे ख्याल से जो सेकंड वर्ड में बता रहा हूँ बात, ये बहुत अहमियत है और उसको हमें बहुत जल्दी सेटल करना पड़ेगा कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशन में कोई टेंशन नहीं है और ये जो सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी खराब होने के बजाय ऑन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, आप ये समझते हैं कि सोल यही रिस्पॉन्सिबल है मैटर कि जिसकी वजह से डॉलर बहुत ज्यादा पॉइंट से बाहर हो गया है, बढ़ रहा है, और आपको कुछ लोगों का जो ख्याल है कि शायद ये 200 के हिस्से को टच करेगा किसी जगह पे, तो आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ कयास आराइयां हैं, ये मफरूजों पर मबनी बातें, इसको सेटल कर लिया जाएगा? देखिए बात ये सेटल कर लिया जाएगा। देखिए बात ये है ना कि दो चीजें आती है ना इसके अंदर। एक आती है कि पाकिस्तान के डॉलर पैरिटी की रियल रेट क्या होना चाहिए। अगर सपोज करें मैं तमाम इंटरवेंशन खत्म कर दूं तो आज पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स को देखते हुए क्या रेट होना चाहिए, और दूसरी बात कि जो हमारी आज ग्राउंड रियलिटी है। देखिए मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीमली गुड है। अब सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अपनी इंपोर्ट के बैलेंस को थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और हमें इंपोर्ट का वैल्यू को थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो हमारा एक इशू है जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। मगर मैं आपको दोबारा कह रहा हूं ये एक परसेप्शनल इशू है। और एक चीज आप और थोड़ा याद रखें कि आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले एक MCSI का होता है इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है। आपको शायद पता हो, आपने देखा, पता नहीं आप लोग। अच्छा, उसको डाउनग्रेड किया है। पाकिस्तान जो पहले एमर्जिंग मार्केट में था अब वो एमर्जिंग मार्केट से नीचे आके फ्रंटियर मार्केट में आ गया है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कल परसों एक आर्टिकल लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में। उसको ये जो डाउनग्रेड हुआ है वो हमारी इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं हुआ है, वो डाउनग्रेड इसलिए हुआ है कि जो हमारा डॉलर का रुपये का पैरिटी कम हुई है तो हमारी बहुत सी सिक्योरिटीज उनके इंडेक्स से निकल गई हैं। तो ये भी एक परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट को डाउनग्रेड किया गया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का फ्यूचर डाउनग्रेड हुआ है, इस वजह से हमारा डॉलर प्रेशर आया है। ये भी एक MCSI का जो इंडेक्स का डाउनग्रेड। लेकिन अशरफ साहब, इसका ताल्लुक भी एक परसेप्शन के साथ है। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो रहा होगा तो गैर यकीनियत तो मजीद बढ़ेगी। एज फार एज ट्रेड डेफिसिट इज कंसर्न्ड और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर है कि जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब 3.7 को हम क्रॉस करते हैं तो अब ट्रेड साइड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस रियलिटी को कैसे हम फेस करेंगे? देखिए बात वही है ना कि यही तो सारा मैनेजमेंट इसमें गवर्नमेंट के पास है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ाया और उसके करस्पॉन्डिंग से ज्यादा बढ़ गया, मेरा इंपोर्ट बढ़ गया, तो फिर हम उसी जगह पे आके एंड कर जाएंगे जहां पर हम पहले एंड कर रहे थे। तो ये हमें सबसे ज्यादा, जब हम एक्सपोर्ट के ऊपर इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो हमें साइमल्टेनियसली इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन और इंपोर्ट के कंट्रोल, जो भी आप उसे कह लें, उसके ऊपर हाथ डालना पड़ेगा और हमें अननेसेसरी इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा। वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमें कमोडिटीज की इंपोर्ट करनी पड़ रही है, वीट की भी और चीनी की भी, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बर्डन आ रही है। वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर का फ्लक्चुएशन हो रहा है। मगर मैं आपको, अगर मुझसे आप कंक्लूड करना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि इसमें
20% रियलिटी है और 80% परसेप्शन है। देखिए, जो आपने कहा ये इस्लाहाती इकदामात हैं, इट रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज फार एज $1.2 बिलियन की इंटरवेंशन इज कंसर्न फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो ये कहा जाता था कि वी शुड लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड कि डॉलर की क्या प्राइस होगी, रुपये कहां पर फॉल करेगा। तो जब मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं कर रही होंगी और सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, तो क्या ये अपनी ही पॉलिसी से मुतसादिम नहीं है जो हुकूमत खुद क्लेम किया करती थी? देखिए, मैंने जब ये न्यूज़ को मुझे इसका आइडिया ज़रूर था, मगर आज जब मैंने ये न्यूज़ को देखा है एक अखबार में, तो मैं अभी भी क्लियर नहीं हूं कि जो फिगर दी गई है और ये किया गया है, ये फैक्चुअल फिगर ये आपने भी शायद अखबार में पढ़ा होगा, मगर ये आप बताएं मुझे कि जो इंटरवेंशन की बात की गई है कि $1.2 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्लेस किया है मार्केट में, हाउ फार दिस फिगर इज करेक्ट और इट इज अगेन अ परसेप्शन और रियलिटी। मुझे नहीं पता कि इंटरवेंशन कितनी हुई है, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक प्रिंसिपल फैसला करना है कि हमें इंटरवेंशन करनी है या नहीं करनी। मैं पर्सनली इंटरवेंशन के फेवर में नहीं हूं। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है कि अगर इसी तरह से हमारा सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता रहेगा, फिर इसहाक डार साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि असल में जो कुछ है ये तो मसनूई तौर पर डॉलर को यहाँ पर रखा हुआ है और रुपए को मुस्तहकम दिखाया जा रहा है, तो क्या अब भी ये सब कुछ मसनूई तौर पर नहीं होगा और कितनी देर तक चल पाएगा ये? नहीं, वही मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि इंटरवेंशन के थ्रू अगर हो रहा है तो मैं तो उसको फेवर कभी नहीं करूंगा। अगर आप इस डॉलर को इंटरवेंशन करके और सेंट्रल बैंक के पास, वो भी सेंट्रल बैंक में कितने दिन करेगा, आखिर उसके बाद भी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो मैं पर्सनली इस बात को पसंद नहीं करता कि सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करे। कि गुज़श्ता रोज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट, कोई ट्रेड डेफिसिट वाला मामला इतना बड़ा नहीं है, इसको ओवरकम कर लेंगे बड़ी जल्दी, जो है वो ये इकोनॉमी के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा। तो किस हद तक आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं इसको लेकर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अगर आप पिछले 2 महीने की फिगर्स देखें ना, अगस्त और जुलाई और अगस्त, उसमें करंट अकाउंट का मसला नहीं है। अगर आप देखें, बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसके बेस पर अगर आप लगाएं तो हमारा जो टोटल डेफिसिट होगा ट्रेड का, वो मेरे हिसाब से 7 से 8 बिलियन डॉलर का होगा, जो कि मैं समझता हूँ, जो कि ओवरऑल 7 से 8 बिलियन का, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा 7 से 8 का होगा, तो वो तो मेरे लिए वायबल है। मगर हमें ये देखना है कि अगले 9 महीने में या 10 महीने, जो 9 महीने या 10 महीने जो भी हैं, उनकी फिगर्स क्या रहती हैं। अगर वो फिगर्स इंप्रूव नहीं हुई तो मसला आएगा। आने वाले दिनों में कहां इन्फ्लेशन आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तो आसमान से बातें करेगी, तो फिर एक कॉमनर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे मुस्तकबिल करीब के अंदर? जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है ना जी, इन्फ्लेशन का ताल्लुक डॉलर प्राइस से, मेरी जाती हमेशा से एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच रही है। मैं इन्फ्लेशन को डॉलर से रिलेट नहीं करता। मैं और 2 लोग इसको करते हैं और होना भी चाहिए, मगर मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो एसेंशियल कमोडिटीज की इन्फ्लेशन होती है, उसका ज्यादा ताल्लुक हमारे जो बजट डेफिसिट है उसके साथ है। देखो, बात सुनो, जब हम हर साल 2000 बिलियन का बजट डेफिसिट करके नई बोरिंग और नए नोट छाप कर मार्केट में डालते रहेंगे, तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक चेयरमैन FPR माहिर इक्तिसादी अमूर शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के कितने इम्कानात हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून के स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल रवा बरस 8 अक्टूबर को अपने ओहदे की आईनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं। जो उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, मुताद्दिद सवालात भी सर उठा रहे हैं। क्या जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही अगले चेयरमैन नैब होंगे? क्या हुकूमत उनको एक्सटेंशन दे देगी? क्या हुकूमत बतौर चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड है? क्या नैब जैसे काम कर रहा है उसी अंदाज में काम जारी रहेगा? इन्हीं सवालात और इसी बहस के बीच गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम ने सीनियर एंकर कामरान खान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और कोई भी उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से होल्डर्स के साथ मुशावरत जारी है। बिलाशुबा जावेद इकबाल भी मजीद मजबूत उम्मीदवार होंगे, लेकिन और नामों पर भी गौर किया जा रहा है। बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से तमाम तर आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात
जो इस हवाले से वजीर कानून ने की है वो ये है कि इसलिए कंसल्टेशन जरूरी है, कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन के साथ मुशावरत तो होगी लेकिन रजामंदी की जरूरत नहीं है, और अगर ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा तो ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है। इस हवाले से वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और अपराइट आदमी है। 6B1 की बात कर रहे हैं, यहाँ कंसेंट नहीं है, यहाँ है कंसल्टेशन। तो वो कंसल्टेशन पूरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब में और शहबाज शरीफ साहब में पूरी भरपूर कंसल्टेशन होनी चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट एक नहीं मुतअद्दिद फैसले दे चुकी है। अब वजीर कानून के इस बयान के बाद ना सिर्फ हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान एक नया महाज, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने के इम्कानात गहरे हो गए, बल्कि कानून साजी से मुताल्लिक हुकूमती तरीक़ाकार और नैब की कारकर्दगी से मुताल्लिक भी सवालात सर उठा रहे हैं। खुद वजीर आजम इमरान खान भी नैब की कारकर्दगी पर ना सिर्फ अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं, बल्कि चेयरमैन नैब को माजी में मशवरे भी देते रहे हैं। वो इस हवाले से क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। नैब फंक्शन कर रही है 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि हुकूमती वज़रा खुद नैब की कारकर्दगी से मुताल्लिक शिकायत के अंबार लगा चुके हैं, और वो सिर्फ नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहे बल्कि इस्लाहात का मुतालबा भी करते रहे हैं। वजीर आजम क्या कहते रहे वो तो आपने सुना, हुकूमती वज़रा क्या कहते रहे हैं वो भी आपके सामने रखता है। नैब जो है उसको चाहिए कि वो तफ्तीश पहले करे और किसी को पाबंद सलासल बाद में करे। मेरा कारोबार का नुकसान, 7 महीने से मैं अपने दफ्तर नहीं गया हुआ। अगर ये कोई और मुल्क होता, एक तो मैं सब कुछ सू कर सकता था या वो जेल में होते हैं, पर जो ये 7 महीने मेरे साथ जो हुआ है इसकी मैं अकाउंटेबिलिटी लेता। अब इन सब शिकवों और शिकायत के बावजूद, इन रिजर्वेशंस के बावजूद, क्या हुकूमत महज एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलना चाहती है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन के गमो गुस्से को मजीद हवा देना चाहती है? क्या वजीर कानून का हालिया बयान जलती पे तेल के मुतरादिफ नहीं है? क्योंकि ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बार बार न सिर्फ नैब बल्कि खुद चेयरमैन नैब पर बराह रास्त तनकीद की जा रही है। वो चेयरमैन नैब है जो आजकल हाथ पैर मार रहा है एक्सटेंशन के, और इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहता है क्योंकि ये चेयरमैन नैब ताबे है इमरान खान की। उसकी हकायक भी एक दिन मुल्क के सामने आएंगी। नैब के चेयरमैन और आला अफसरान के असासों की भी उसी तरह तहकीकात होनी चाहिए जिस तरह ये दूसरों की तहकीकात करते हैं। नैब की इस दहशत गर्दी की वजह से आज पाकिस्तान का हर अफसर फैसला करना छोड़ चुका है। अब ये वो तासुर है, ये वो परसेप्शन है जो ऑपोजिशन बिल्ड करती है नैब से मुतालिक, और खुद चेयरमैन नैब की परफॉर्मेंस से मुतालिक बहुत सारे रिजर्वेशंस रेज किए जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के इत्तफाक राय के साथ अक्टूबर 2017 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को इंसदाद बदउनवानी इदारे का चेयरमैन अपॉइंट किया था। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस की दफा 6 जो कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक है, उस पर कहा गया है कि सदर ममलिकत कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म की मुशावरत से ब्यूरो के चेयरमैन को नाकाबिले तौसी 4 साल मुद्दत के लिए तैनात करेंगे। अब जबकि चेयरमैन नैब नाकाबिले तौसी ओहदे की मियाद मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो वजीर कानून के मुताबिक वो चेयरमैन नैब की तौसी से मुताल्लिक आइन में तब्दीली भी कर सकते हैं, और सरे दस्त अगर ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा तो ऑर्डिनेंस जारी करने से भी दरेग नहीं करेंगे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है कि दरअसल इदारों के सरबराहान की बार बार एक्सटेंचर और मुलाज़मत तैनातियां इदारों की तबाही का सबब बनती है। ऑपोजिशन में इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं वो भी आपके सामने रखता है। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए, और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। अब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इससे पहले भी उस वक्त मुतनाज़े हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नैब की बरतरफी से मुताल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई थी। ये रेफरेंस एडवोकेट चौधरी मोहम्मद सईद जफर की जानिब से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ दायर किया गया था। मज़कूरा रेफरेंस चेयरमैन नैब की नैब इंक्वायरी का सामना करने वाली मुल्ज़िमा तैयबा गुल से मुलाकात की लीक वीडियो के तनाजुर में भेजा गया था, और रेफरेंस में शिकायत गुजार एडवोकेट सईद जफर ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक निजी कमरे में किसी मुल्ज़िम से ज़ाती मुलाकात और मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ हरकत करना बहुत गैर अखलाकी अमल है, और चेयरमैन नैब का ये फेल गलत काम के जुमरे में आता है। रेफरेंस में कहा गया कि नैब इंक्वायरी के दौरान मुल्ज़िमा तैयबा गुल की चेयरमैन नैब से मुलाकात और इसके बाद फोन पर होने वाली गुफ्तगू इतने मोअज़्ज़ज़ ओहदे की जानिब से संगीन मिसकॉन्डक्ट का मज़र है। शिकायत गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरखास्त की थी कि चेयरमैन नैब के खिलाफ इस संगीन मिसकॉन्डक्ट से मुताल्लिक इंक्वायरी शुरू की जाए और हकीकत जानने के लिए वीडियो की फोरेंसिक जांच का हुक्म दिया जाए। रेफरेंस में कहा गया था
कि चेयरमैन नैब की जानिब से वीडियो की तरदीब नाकाफी है और इससे पूरे एहतसाब के अमल पर सवालात उठते हैं। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि टॉप पाकिस्तान खालिद जावेद खान को वफाकी हुकूमत से चेयरमैन नैब को हटाने के हवाले से वजाहत और हिदायत लेनी चाहिए, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस की दफा 6 चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे फोरम्स के इख्तियारात के हवाले से खामोश है। हुकूमत की जानिब से नैब और चेयरमैन नैब की तारीफों में जमीन व आसमान एक किए जा रहे हैं, लेकिन शायद हुकूमत गुज़श्ता बरस दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के तारीख भूल गई है, जिसमें जस्टिस सज्जाद अली ने एक केस की समाअत के दौरान कहा था कि चेयरमैन नैब के अलावा क्या कभी किसी ने नैब की तारीफ की है, सिर्फ वही नैब की तारीफ करते दिखाई देते हैं। इसी केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि नैब का रवैया जानिबदारी जाहिर करता है, इसी वजह से नैब पर सुबह से शाम तक बातें होती हैं। अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चेयरमैन नैब इदारे पर जानिबदारी के इल्जाम दूर कर पाए और ना ही यकसा एहतसाब के दावों को अमली जामा पहनाया जा सका है। सवाल यह है कि क्या अपोजिशन जो कि चेयरमैन नैब पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर रही है, इसके लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल दोबारा चेयरमैन के तौर पर काबिल कबूल होंगे? इस हवाले से अपोजिशन की तरफ से जो संगीन इल्जाम आयद किया जाता है, खासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म शाहबाजी ने 2 रोज पहले क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाता है। कि अगर मुल्क एक 76 साल के आदमी के बगैर नहीं चल रहा तो उसी को लगा लें, कोई बात नहीं है। जो उसकी परफॉर्मेंस है। इस वक्त साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके कानूनी जो पहलू हैं वो उन्हीं से उस पर आगाही लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो एजुकेट कीजिएगा कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से मुतालिक जो ड्यू प्रोसीजर है, लॉ इस पर क्या कहता है? सर, लॉ ये कहता है कि जब भी कोई चेयरमैन नैब अपॉइंट होगा तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो उन दोनों के साथ सदर पाकिस्तान एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती होगी। और मीनिंगफुल कंसल्टेशन क्या है, इसकी वजाहत बहुत से केसों में की गई है। ख़ास तौर पे जस्टिस दीदार हुसैन साहब के केस में मीनिंगफुल कंसल्टेशन की वजाहत की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि मीनिंगफुल जो कंसल्टेशन है वो डेफिनेटली कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए बिटवीन द प्रेसिडेंट, द लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। और ये मामला इवेंचुअली तो सदर के करने का है कंसल्टेशन के बाद, लेकिन वो जो सदर पाकिस्तान इसमें क्या वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद होंगे? तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो तमाम मामला जो आर्टिकल 48(1) में आते हैं वहाँ पे तो सदर पाबंद हैं वज़ीर आज़म के मशवरे के। लेकिन ये मामला जो है जहाँ पे कि एक इंडिपेंडेंट फंक्शन सदर को तफवीज़ किया गया है कानून के तहत, ये आर्टिकल 48(2) कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके ज़ुमरे में आता है और ये सदर पाकिस्तान का अपना स्फीयर है। और आर्टिकल 48(2) में ये साफ तौर पे लिख दिया गया है कि जहाँ वज़ीर आज़म के मशवरे के मामलात हैं उन मशवरे का इतलाक़ उन मामलात पे नहीं होगा जहाँ पे कि चीज़ सदर के अपने करने की हो। और इसलिए जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, चूँकि वो अंग्रेज़ी में है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि notwithstanding anything contained in Article 48(1), the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he has been empowered by the Constitution to do so। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो भी इसी ज़ुमरे में आएगा और सदर पाकिस्तान कंसल्ट करेंगे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और मीनिंगफुल कंसल्टेशन। इरफान कादिर साहब, जो मैं समझ पाया हूं ये डिस्क्रेशनरी पावर्स सदर मुमलिकत के पास है कि वो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होना जरूरी है। लेकिन इसमें कहीं भी कॉन्सेंट तो दरकार नहीं है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की। अगर वो उस पर अपनी कॉन्सेंट नहीं भी देते, कंसल्टेशन हो जाती है तो सदर मुमलिकत जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकते हैं, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक आम तासुर पैदा हो गया है डिस्क्रेशनरी पावर्स, जैसे कि डिस्क्रेशनरी पावर कोई विम्सिकली इस्तेमाल करनी है या सदर साहब ने अपनी स्वीट विल से इस्तेमाल करनी है, हरगिज़ नहीं। सदर जो हैं उनको एक सीक्रेट ट्रस्ट दिया गया है और उन पर कॉन्फिडेंस रिपोज किया गया है, लिहाजा वो एक जस्ट, फेयर, रीजनेबल, लॉजिकल और रैशनल तरीके से कंसल्टेशन को अमली जामा पहनाएंगे और फिर अपना फैसला सादर करते हुए किसी एक शख्स को अपॉइंट करेंगे। मतलब इरफान कादिर साहब, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इनकार करते हैं कि जो नाम प्रपोज किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से या लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसके ऊपर इत्तफाक नहीं करते कि ये शख्स हमें कबूल नहीं है, तो क्या फिर भी सदर जो है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं वजीर आजम के कहने पर? यह बड़ा आसान मामला है। अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया जाता है और मेरे सामने लीडर ऑफ द हाउस
और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मुसवदे आते हैं जिसमें कि वो रीजंस देते हैं। लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी मुझे मिस्टर ए जो है वो पसंद है, उनको चेयरमैन नैब किया जाए, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं मिस्टर बी को। तो मैं दोनों के व्यूज़ का मुवाजना करते हुए जो रीजनेबली, लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली सही होगा ऑब्वियसली मैं वो करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं अपनी स्वाबदीद को इस तरह से इस्तेमाल करूँ कि जो मेरा दिल करे मैं करूँ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो ये लॉजिकली इसको डिसाइड करना प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो किसको करते हैं। सर अब ये नैब का सेक्शन 6 है, 6B, जिसके अंदर बिल्कुल चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल ठीक है। अब सर ये जो नैब का सेक्शन 6B है, इसके मुताबिक चेयरमैन ऑफ द नैब की जो अपॉइंटमेंट है वो नॉन एक्सटेंडेबल है, यानी वो 4 साल के पीरियड के लिए तैनात होते हैं और उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती है। लेकिन अभी फरूख नसीम साहब जो कह रहे हैं कि इस पे ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा सकता है, परफॉर्मेंस क्योंकि उनकी बहुत अच्छी रही है तो हमको ऑर्डिनेंस ला सकते हैं या फिर कोई तरमीम की तरफ जाते हैं, क्या ये भी मुमकिन है इस सूरत में? सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर किसी ऑर्डिनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ नैब के कानून में ये लिखा हुआ है कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है तो, और हुकूमत जो है वो कोशा है कि जस्टिस जावेद इकबाल को किया जाए क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो है वो उनके मुताबिक बहुत अच्छी है, तो फिर फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है उस पर तो कोई बार नहीं है। फ्रेश अपॉइंटमेंट तो बगैर ऑर्डिनेंस के भी की जा सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो मेरे केस में दिया गया था जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था, जिसमें कि मेरी फ्रेश अपॉइंटमेंट को उन्होंने ताबीर कर दिया एक्सटेंशन से, जो कि सरीहन गलत है। और मैं समझता हूं कि इस चीज़ का नोटिस जो है पार्लियामेंट को, हुकूमत वक्त को लेना चाहिए और उस वक्त के जजेस को सजा देनी चाहिए कि उन्होंने एक इस तरह का गलत फैसला क्यों किया। नहीं, यानी इस मामले में सर आप ये कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन का मामला होगा चेयरमैन नैब की तो उसमें फिर किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी, फ्रेश अपॉइंटमेंट में नहीं होगी। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, एक्सटेंशन इसलिए नहीं दी जा सकती कि चेयरमैन नैब के टेन्योर को सिक्योरिटी दी गई है। अगर आप 2-2, 4-4, 6-6 महीने या टिल फर्दर ऑर्डर्स के लिए चेयरमैन नैब को एक्सटेंड करना शुरू कर दें तो फिर वो वाली जो शिक है वो बेमानी हो जाएगी, जहां पे कहा गया है कि चेयरमैन नैब को तो रिमूव ही नहीं किया जा सकता मां सिवाय उन ग्राउंड्स के जिन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। तो चेयरमैन नैब को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है जिसके तहत ना वजीर आजम, ना सदर, ना हुकूमत उनको निकाल ही नहीं सकते। लिहाजा इसीलिए अगर वो एक्सटेंशन इस तरह शुरू कर दें 2-2, 4-4 महीने की, तो वो ये जो बेसिक प्रोविजन है उसकी रूह की नफी हो जाएगी और उसकी जो चेयरमैन नैब की इंडिपेंडेंस है वो खत्म होकर रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब। ना हो सकती है ना देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिक्योरिटी जनरल नैब साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे स्टूडेंट्स से मुताल्लिक और एक अहम डिसीजन लिया वफाकी वजीर तालीम ने, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होने जा रहे हैं तलबा पर, बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने इंटरव्यू में उन्होंने अफगानिस्तान सिचुएशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया है और ये भी कहा है कि असल में अमरीका ने अफगानिस्तान को किराए की बंदूक समझा। जो बाइडन की कॉल से मुताल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हो सकता है वो मसरूफ़ हों, बहरकैफ अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कॉल के ऊपर मुनहसर नहीं है। इस इंटरव्यू से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात हम आपको आने वाले प्रोग्राम के अंदर देंगे, लेकिन अभी बात करेंगे स्टूडेंट्स के उस इशू के ऊपर। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने एक बार फिर बच्चों को बड़ी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने अपनी ट्वीट में 10वीं और 12वीं जमात में फेल होने वाले तलबा को पास करने की खुशखबरी सुनाई। वज़ीर तालीम के मुताबिक फेल होने वाले तलबा को 33% नंबर देकर पास किया जाएगा। शफ़क़त महमूद ने अपने बयान में बताया कि लाज़मी मज़ामीन के नंबर इख्तियारी मज़ामीन के औसत नंबरों पर दिए जाएंगे, ताहम जो तलबा फेल होंगे उन्हें 33 नंबर यानी ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से वो पहले भी कह चुके थे कि वो लोग जो पेपर नहीं देना चाहते वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अब नहीं होने जा रहे। तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, नाकाम तलबा को पास कर दिया जाएगा, मगर काबिल तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे। इस वक्त कॉलम नवीस तज्जियाकार अली मोइन नवाजिश साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली मोइन, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि वजीर मौसूफ ने जो कहा है ग्रेस मार्क्स देकर पास करने वाली बात, क्या आप इससे एग्री करते हैं, इत्तफाक करते हैं इस बयान से? जी देखिए, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स को इस पूरे पेंडेमिक में दुनिया के 90% स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए हैं कोविड की वजह से, और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली स्कूल्स ऑन हुए, ऑफ हुए, फिर बंद हो जाते हैं। सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं, सबसे आखिर में स्कूल खुलते हैं। तो एक बड़ी कंफ्यूजन की फिजा रही। और फिर जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स कहते रहे
कि कोई एग्जाम के बगैर पास नहीं होगा और प्रमोट नहीं होगा और हमें ये एग्जाम बड़े ज़रूरी हैं और हम 2 साल में नहीं कर सकते। और फिर एंड पे कोविड के पेंडेमिक में सबको इम्तिहान के लिए फोर्स करके उनकी ज़िंदगियों को इंडेंजर करके फिर एंड पे अगर आपने यही करना था तो फिर उन इम्तिहानात लेने की ज़रूरत क्या थी। एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं। मेरा स्टांस शुरू से ये रहा है कि हमारे यहाँ डिस्प्रपोर्शनेटली बच्चे इफेक्ट हुए हैं पेंडेमिक से, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग और वो चीज़ें उस तरह नहीं है। और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनकी कोई ऑनलाइन लर्निंग नहीं हुई, कोई ऑनलाइन टीचिंग नहीं हुई, उनके साथ ज्यादती थी मेरा ख्याल है इम्तिहानात लेना। अपेरेंटली तो एक साई ऑफ रिलीफ दिखाई देता है इस स्टेटमेंट के अंदर कि जब आप ये कहते हैं कि आप किसी को फेल नहीं करने जा रहे, सब पास हो जाएंगे, भले आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़े। लेकिन हुकूमत की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज से खासतौर पे इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर सफरर्स कौन है? मतलब इस स्टेटमेंट के पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद आपको कौन दिखाई देता है कि विक्टिम साइड पे कौन है और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा सफर करेंगे? देखिए, साई ऑफ रिलीफ तो इसमें साई ऑफ रिलीफ बिल्कुल है, लेकिन आप किसी को मेंटल टॉर्चर करके कि जब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जेन्युइन कंसर्न्स थे, लोगों के हेल्थ कंसर्न्स थे कि पेंडेमिक अपनी पीक पे था, वो आपने उनको इनकंसिस्टेंसी से मेंटल टॉर्चर किया। उसके बाद इस साई ऑफ रिलीफ की वो अहमियत नहीं रहती जो पहले अगर एक चीज दे देते। अब ऑब्वियसली इस वक्त जो विक्टिम्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इन एग्जाम्स को सीरियसली लिया, जिन्होंने इन एग्जाम्स के लिए तैयारी की, जिनके पास शायद वसाइल नहीं भी थे, उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ किया। वो विक्टिम्स होंगे जिन्होंने ये इम्तिहानात दिए और फिर उनको कोविड हुआ या उनकी फैमिली में इसकी वजह से स्प्रेड हुआ। तो बहुत सारे विक्टिम्स हैं। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए तो ये ऐलान हो गया है, आपको लगता है कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सफर करेंगे? कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ऐलान मैं नहीं समझता हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इम्तिहानात ले भी लिए हैं। ओ लेवल के इम्तिहानात भी उन्होंने ले लिए, इवन सिंप्लीफाइड लिए, अभी जुलाई के अंदर उन्होंने लिए, और फिर ए लेवल्स के भी लिए। तो और प्लस इस तरह का आर्बिट्री डिसीजन कोई एग्जाम बोर्ड नहीं ले सकता। देखें, या तो आप एक सिस्टम के तहत आप चलते हैं, या आप कहते हैं कि जी हम टीचर प्रेडिक्टेड ग्रेड में जाएंगे, जिस तरह पिछले साल ओ लेवल्स में हुआ और इस साल बेशतर मुमालिक में ओ लेवल्स में हुआ एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। उस वक्त यही था कि जी इम्तिहानात हमने लेने हैं। तो ये या आप उस तरफ जाएं या फिर आप इम्तिहान लें और फिर उस इम्तिहान का जो रिजल्ट आता है आप उस पर चलें। ये जब आपने इम्तिहानात ले लिए, ऐसी कंडीशन में ले लिए कि जब आपकी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं उनकी कोई ऑनलाइन लर्निंग नहीं थी, इस मामले को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि आपके करोड़ों बच्चे पूरे पैंडेमिक के लॉकडाउन्स में उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। हम प्राइवेट स्कूल्स की अक्सर बात करते हैं ना, जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास डिवाइसेस भी नहीं थी, जिनके पास इंटरनेट भी नहीं था, और स्पेशली हमारे देहाती इलाकों में। तो जब उन बच्चों को आपने फोर्स किया कि नहीं आपने पेपर देना है, इम्तिहान देना है, तो एंड ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि मेजॉरिटी फेल हो रहे थे। क्या हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन के साथ कंपैटिबल नहीं है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन मोड में नहीं जा सकते इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के साथ, और बहुत सारे इश्यूज के साथ हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा ही नहीं सकते? आपको लगता है कि अभी तक हम नहीं सीख पाए हैं? मजीद कितना वक्त दरकार होगा हमें? देखिए, हमें सालों लग जाएंगे। अभी बहुत सारे एरियाज में इंटरनेट ही नहीं है, 3G 4G नहीं है, उसके बाद डिवाइसेस की अफोर्डेबिलिटी फैमिलीज की नहीं है। फिर जो सबसे की पार्ट ये भी होता है कि घरों में लोगों के पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि अगर 4 बच्चे हैं वो अपनी प्राइवेट जगह बैठ के पढ़ सकें। और जो अभी इस पे रिसर्च हो रही है कि जो स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया इन क्लोजर्स की वजह से, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में वो कह रहे हैं 3 से 4 साल लगेंगे इसको कोप अप करने में, इवन विद गुड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा तबाही है। अच्छा अली मोइन साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।